बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। 180 कौन कितनी सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए, एनडीए की बात करते हैं 180 सीटों पर। और महागठबंधन देखिए, महागठबंधन एक समय ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कांटे की टक्कर दे रहा हो तो बढ़त भी बना ले, लेकिन अभी तक तो रुझानों में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 57 सीटों पर महागठबंधन है और ऐसे में आकलन ये करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर आरजेडी के लिए यहां पर जो स्थिति बनी हुई है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या कांग्रेस बहुत कमजोर कड़ी यहां पर आरजेडी के लिए साबित हुई है, इसका भी आकलन करना होगा। लेकिन आरजेडी ने भी तो वैसा प्रदर्शन इस बार उनका भी तो नहीं दिख रहा ना। चलिए कांग्रेस तो पिछली बार भी 17-19 ऐसा आंकड़ा जो है, लेकिन प्रियंका जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, ये जो आंकड़ा है महागठबंधन का, ये जो रुझान अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, ये सचमुच निराशाजनक है और जरूरत इस बात को है कांग्रेस को कि वो राज्यवार समझे कि वहां के क्या मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर जाए जनता के बीच में। ऐसा नहीं होगा कि आप वोट चोरी की बात लोकसभा चुनाव से आपने शुरू किया, हर राज्य में आप लेकर गए, लेकिन वो कहीं काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, प्रियंका जी से पहले ये पूछिए कि अभी भी इंतजार कर रही है क्या? क्योंकि उनका शुरुआत से यही कह रही थी कि मैं इंतजार कर रही हूँ, ये नंबर बदलेंगे तो इंतजार होगा ही जब तक ये नतीजों में तब्दील ना हो जाए। जी प्रियंका जी, जवाब दे अगर आप सुन पा रही हैं। बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कुछ नाम मैं आपको गिना रही हूँ, ये बताइएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं है। एक प्रभात कुमार है, संतोष ओझा है, नागेंद्र पांडे, इन्होंने कहाँ कहाँ वोट डाला आपको पता है? दिल्ली में भी वोट डाला और फिर बिहार में भी वोट डाला, उस पर कोई जवाब आज तक जो है चुनाव आयोग ने नहीं दिया। तो असली मुद्दा तो वोट चोरी है और वोट चोरी का मुद्दा जिस तरीके से राहुल गांधी ने शुरुआत में भी उठाया था और आज वो पूरी तरीके से साफ होता हुआ दिखाई दे आप लोगों को जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जीत रहे हैं और लोकतंत्र हार रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। और इस बार पूरा देश समझ चुका है कि किस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी की प्रक्रिया है, जिसमें सिर्फ बीजेपी के जिन राज्यों में जीत जाते हैं आपकी पार्टियां, जहां महागठबंधन में आप लोग जीत जाते हैं, वहां कन्वीनियंटली जो नाम मैंने आपको गिनाए ठीक है जनता साथ में। के साथ प्रियंका जी एक मिनट, कांग्रेस पार्टी कभी भी आवाज नहीं पहुंच रही है। आप मेरी बात तो सुनिए पहले। अरे सुनिए तो सही प्रियंका जी, मेरा सवाल तो सुनिए। ये तो आपने कह दिया कि वोट चोरी मुद्दा है, राहुल जी का तथ्यों के आधार पर। अरे प्रियंका जी सुनिए, ठीक है चलिए मैं आपके पास आऊंगी। ये लगातार जो बैनर पोस्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं। 2025 के भी नायक होंगे नीतीश। पूरा ये जो आप समझिए ना पोस्टर बैनर का जो खेल है वो तो बिल्कुल चेंज हो गया और ये लग रहा है कि अब बीजेपी को भी बताने की कोशिश है कि देख लीजिए जो नीतीश कुमार है वो किस तरह से उन्होंने वापसी की है। अच्छा हाँ प्रियंका जी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए और मेरे सवाल का ये भी जवाब दीजिए कि ये कितना कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए, जहां पर जिस राज्य में आप जीत जाते हैं वहां पर सब सही रहता है, जहां पर आपके हारने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है आप वोट चोरी और ऐसे मुद्दों पर ही आते हैं और ये बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है। प्रियंका जी देखिए, कर्नाटक में हम जीते थे, उसके बावजूद भी हमने कर्नाटक की सीट को एक्सपोज किया था, इसलिए ये बात तो आप प्लीज मत करिए। पर दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिसमें तथ्यों के आधार पर सारी चीजें रखी गई। देखिए हिमाचल प्रदेश में अभी हमने कोई बात रखी नहीं है, पर हिमाचल प्रदेश में भी जिस तरीके से वोट चोरी जो अभी चुनाव हुए थे उसमें साफ साफ दिखाई दी थी। उसके बाद हमने केस भी किया था और पूरी तरीके से जो चुनाव थे उसको कटघरे में खड़ा भी किया था। तो जो भी तथ्यों के आधार पर बात की जाती है उसे मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके दर्शक उसको समझते हैं कि किस तरीके से आप एक तरफा बात करते हैं, इसलिए एक तरफा बात आपको लगता होगा प्रियंका जी कि हम एक तरफा बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। ये आप अपने हिसाब से सोच लेती हैं। भी तो खुशबू सामने आ गए हैं ना। बिल्कुल, अब आंकड़े सामने आ रहे तो ये तो आंकड़े अब आप जो है वो देख पा रही होंगी प्रियंका जी। बहरहाल राकेश जी, ये कितना आसान है कह देना कि आप अपने हिसाब से तथ्यों को घुमाते हैं ये वो, लेकिन ये भी आपको भी तो सोचना होगा कि राज्यवार आप मुद्दे उठाइए। आप सिर्फ एक चीज पर वोट चोरी कह कर सिर्फ नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको जनता को कन्विंस करना होगा। प्रियंका जी एक सेकंड आती हूँ आपके पास। राकेश जी बहुत अच्छी क्या वहाँ पर सर आ रहे ये कहां से सालों से मेरे गले में है। इतना बड़ा बहुमत मिलेगा। ये जो है देखिए पूरा ये प्रधानमंत्री की तस्वीर है, प्रधानमंत्री की तस्वीर लॉकेट वगैरह लगा के, ये कलाकार है फूल सिंह इनका नाम है और ये कई बार ऐसे नजर आते हैं और कई बार इनको देखा गया है इस तरीके से। जी ऐसा है खुशबू की पिछले विधानसभा के चुनाव के जब परिणाम आए थे तभी ये शख्स जो है इसी तरह से रथ लेकर पटाखे छोड़ना इनका बड़ा ये है। जब भी जो है जीत की ओर अग्रसर होते हैं लग जाते हैं अपने इनके साथ 50-60 कार्यकर्ता हैं और पूरे जोर से। लेकिन जिस तरह से जश्न की तैयारी और जश्न मनाया जा रहा है जेडीयू ऑफिस में, तो ये अपने आप दिखाता है। जहां तक बात है कि
देखिए जिस तरह से आप 2/3 से ज्यादा जिसने देश को सब कुछ दिया, आज बिहार की जनता भी उसी के साथ है। बड़ा विशेष ढंग से सजाए हैं। ये ऐसा ही रथ सजा रहता है हमेशा। ये नमो रथ कहीं भी हिंदुस्तान में चुनाव होता है, मैं जाता हूँ, देखिए। और मोदी जी मेरे भगवान है। ये देखिए मेरा भगवान, किस मुद्दे पे वोट? ये भगवान है, ये भगवान है। आदमी भगवान है, मोदी जी भगवान है। तो भगवान नहीं है तो क्या है? क्या कहेंगे इस बार जो मैंडेट मिला है 180 से भी ऊपर प्रचंड? अरे देखिए, पूरी जनता, इस बात को बिहार की जनता समझती है कि हम किसके हाथों को मजबूत करेंगे तो हमारा बिहार मजबूत किस होगा। मुद्दे पे जनता ने वोट दिया है इस बार? किस मुद्दे पे वोट दिया? विकास के नाम पे वोट दिया है, जनता ने सुनिश्चित कर दिया। सिर्फ विकास के नाम पे ये वोट दिया कलाकार है। हैं और जब जब इस तरह से तस्वीर इनके आती रहती है अक्सर। बहरहाल मोकामा से आगे चल रहे हैं आनंद सिंह। लगभग कहा जा रहा था 2 लाख रसगुल्ले बनवाए गए वहां पर, जो तस्वीरें आ रही थी, और अब 13,634 वोटों से आगे। जी देखिए खुशबू, हाँ। सभी लोगों की निगाहें इस सीट को हाँ, लेकर टिकी ये हुई थी शुरुआत से ही कि ये सीट- आखिरकार इस सीट पर बाजी अच्छा, कौन मारेगा। जेल में हैं। हाँ, हाँ। जेल में हैं। और जिस तरह से ललन सिंह हाँ। जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इनकी कमान संभाली थी और साफ तौर पे जनता, इनका साफ तौर पे कहना था कि जनता इनकी चुनाव जो है लड़ रही है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी शुरुआती रुझान है और इसमें 13,000 से अगर बढ़त है तो ये बढ़त पीछे नहीं होने वाला है। लगातार अनंत सिंह और जो है राकेश, गेंद ये एक करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, ओवैसी की पार्टी का भी खराब प्रदर्शन है। पिछली बार 5 सीटें ली थी, हालांकि 4 चले गए बाद में जेडीयू, माफ कीजिए आरजेडी में, वो अलग बात है, लेकिन इस बार सिर्फ 3 सीटों पर आगे है और 24 सीटों पर लड़ रहे थे इस हाँ, बार चुनाव। और देखिए काफी मतलब स्ट्राइक रेट काफी खराब निकलकर सामने आ रहा है। सीमांचल में ज्यादातर सीटों पर ये पीछे, जबकि सीमांचल में दबदबा पकड़ मानी माना जाती जाता है। और इस बार जी देखिए सीमांचल में इस बात को लेकर लगातार ये कयास चल रहा था कि क्या आरजेडी जो है, आरजेडी से इनकी टक्कर होगी। इस बात को लेकर लगातार जो हमारे ग्राउंड से रिपोर्टर लगातार ये कर रहे थे कि इस बार जो है वैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन आरजेडी को हराने में जो है ये अहम भूमिका हो भूमिका अदा सकती है। करेगी और वही यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर पर। नहीं, लेटर तो उन्होंने लिखा था ना आरजेडी को शामिल कर लीजिए बिल्कुल, पार्टी में। खुला किया ही लेकर नहीं। क्या खुलकर ओवैसी किया ही सामने नहीं। आ गए थे, उन्होंने हाँ। कहा था कि शामिल कर लीजिए, लेकिन हो ही नहीं पाया वो अंत तक। और फिलहाल अभी जो प्रदर्शन है वो 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अच्छा राकेश जी, जो मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था, जवाब उसका भी दीजिएगा, क्योंकि प्रियंका जी जो बातें कह रही हैं, राज्यवार तो आपको जवाब देना पड़ेगा, राज्यवार मुद्दे उठाने पड़ेंगे और यहाँ लगना पड़ेगा किसी चुनाव के लिए। ये चीज तो सीखना पड़ेगा। 24/7 जिसे कहते हैं ना आप, चुनावी मोड, उसमें आपको आना पड़ेगा अगर प्रदर्शन ऐसा चाहिए तो। देखिए मैं यूपीए जब थी उस सरकार, उससे पहले से लगातार कांग्रेस को मैं करीब से देखता रहा हूं और जिस तरह से कांग्रेस को ग्राउंड जीरो पर काम करना पड़ेगा और 24/7 आप सामने जो आपके सामने जो पार्टी खड़ी है वो 24/7 × 365 डेज लगातार काम करती रहती है। बिल्कुल, सैटरडे हमेशा चुनावी मोड में, जिसको सैटरडे कहते हैं। एकदम एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे की तैयारी। दूसरे की तैयारी। और इसको लेकर जिस तरह से मैं इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कई पत्रकारों से मिले थे, उन्होंने कहा कि भैया मैं 160 प्लस सीट पर हम लोग जीत दर्ज करेंगे। जो अभी मुद्दे दिख भी रहा है, अभी और फिलहाल जो ये रुझान दिख है भी उसमें रहा दिख भी रहा है। तो ये साफ है कि जो पार्टी के रणनीतिकार हैं वो एक एक सीट का जो है आकलन करते हैं, कहां जातीय समीकरण, कहां क्षेत्रीय समीकरण, तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मुद्दा वहां पर कौन चीज को प्ले ठीक किया है जाए। सर, आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है चनपटिया से। मनीष कश्यप 15,404 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और देखिए 15,404 वोट, ये आंकड़ा, नंबर जो अंतराल है बहुत बड़ा है। बेतिया से बीजेपी के रेणु देवी भी आगे चल रही हैं, लेकिन वो फासला जो है 1,000 का ही है, ज्यादा है नहीं। छपरा से खेसारी लाल यादव 1,627 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि देखिए कहा यह गया था कि खेसारी लाल, अब काफी इनको लेकर विवाद भी हुआ था, कई बयान भी सामने आ रहे थे और इसके बाद खेसारी लाल बिल्कुल कांग्रेस अध्यक्ष देखिए वो भी पीछे चल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की अगर हम बात करते तो स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर डामाडोल जरूर नजर आ रही है। सवाल ले लेते हैं प्रियंका जी, क्योंकि अगर हम इस चुनाव का ही जिक्र कर लेते हैं, कांग्रेस वोट चोरी के अलावा कोई और मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं था, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जरा देख लेते हैं।
ये तस्वीर जरा देख लेते हैं, क्योंकि ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ पर झूमते अब एनडीए के कार्यकर्ता, बीजेपी हो, जेडीयू हो, तमाम तरीके से जश्न में अब डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है, यानी पटाखे कि बजेंगे अब दिवाली, देखिए। होली अब एक साथ मनाने की तैयारी, जैसा कि अमित शाह ने भी कहा था कि देखिए हम दो बार दिवाली मनाएंगे, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ और मिठाइयां, पुनीता देखिए, ये प्रदर्शन ये बताता भी है कि जो जैसे कि राकेश जी हमें बता भी रहे हैं कि अमित शाह ने ये कहा था कि हम 160 प्लस, मतलब आप समझिए किस लेवल की तैयारी होगी, बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर हर चीज, एक एक आंकड़ा जो आंकड़ा है उसका आकलन किया गया होगा, तभी जाकर उन्होंने ये कहा होगा। और अब देखिए कि वो जो तब्दील है वो रिजल्ट हमें नजर भी आ रहा है पुनीता। खुशबू जी, ये आपको सर। देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी तैयारी किस तरह से करती है, सभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सभी, दिल्ली, हाँ, सभी नेताओं को जो है लगाया गया, बिल्कुल, जो एरिया में, तो एक पॉकेट में एक मतलब सर आप ये देखिए ना कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरी कैबिनेट यहाँ पर थी। केशव प्रसाद मौर्य को वहां सब प्रभारी बनाया गया, तो आप समझिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अधिकतर नेता जो है बिहार में कैंप कर रहे थे, आरएसएस ग्राउंड पर एक साल पहले से काम कर रही थी। इस बात को आपको कांग्रेस को समझना होगा, महागठबंधन को समझना होगा कि आपके सामने जो पार्टी है 24/7 ये बात प्रियंका जी से भी सवाल ले लेते हैं सर, ये जो आप कह रहे हैं प्रियंका जी, आप एक इस सवाल का जवाब दीजिए कि सामने जो आपके पार्टी खड़ी है वो 24/7 लगती है, लेकिन आपके नेता जो हैं जब चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद मैदान में आते हैं। आप जो है कभी आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाती हैं, कभी किसी चीज पर आरोप लगाती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपको ग्राउंड जीरो पर और तरीके से काम करना होगा? कि उत्तर प्रदेश के नेता बहुत बड़ा फुटेज लेके जाएंगे बिहार में? आपको लगता है कि जो अयोध्या हार गए थे वो यहाँ उत्तर प्रदेश से आके बिहार में लोगों को समझा तो अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो यूपी में थे, जबकि उन्होंने तो एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है प्रियंका जी। महागठबंधन के लिए तो अखिलेश यादव भी आए थे ना। आप रोल मॉडल उत्तर प्रदेश को तो बना ही नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की बात क्या कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश के हालात जो हैं कि आप विकास का कोई एक काम गिना दीजिए। 7 एयरपोर्ट खोले गए थे, 7 के 7 बंद कर दिए गए। इसी सरकार ने उद्घाटन किया, इसी सरकार ने ताला लगाया। अब बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सी दूरदर्शिता दिख रही है आपको? नहीं, कौन सा विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश में क्यों आखिर सफल क्यों नहीं हुआ बिहार में? ये सिर्फ चुनाव आयोग का जो मॉडल है वो पेश किया गया है, जो ब्राजील की मॉडल का मॉडल था वो पेश किया गया है, और इसको पूरा देश अच्छी तरीके से जनता के बीच तो पहुंचा नहीं। जो परिणाम है ये पूरी तरीके वो मॉडल तो आप देखिए पहुंचा नहीं। अब चलिए वो छोड़ दीजिए, अब चोरी के अलावा, वोट चोरी के अलावा कोई और मुद्दा कांग्रेस के पास है जिसको लेकर जनता के बीच में आपने इस चुनाव में आप नजर आए? वो एसआईआर के माध्यम से पूरे देश अब सुन ही नहीं रही है प्रियंका जी। प्रियंका जी, कहीं ना कहीं देखिए जरूरत तो इस बात की है, और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सामने वाली पार्टी जिस मोड में है ना, चुनावी मोड में वो रहती है, जो आकलन उनका रहता है वो सीखने वाली चीज है, वो आप एक्सेप्ट करे ना करे, क्योंकि जनता जिस तरीके से साथ आई है आपके मुद्दे उन तक नहीं पहुंचे प्रियंका जी। जो पेपर लीक थे उन सारे मुद्दों पर तो भागती नजर आई है पार्टियां। प्रियंका जी, जीत के समय तो एक सहरा ऐसे बन रहे जैसे बड़ा अच्छा काम किया, तक नहीं पहुंचे, बड़ा अच्छा रिजल्ट काम बता किया रहा होता है तो ये रोजगार के लिए 3 करोड़ लोग बाहर क्यों जाते? चलिए ठीक है प्रियंका जी, रिजल्ट क्यों आ रहे हैं मैडम? मैं बड़ी तो आपको खबर आ रही बार-बार बता है, इलेक्शन कमीशन ने सभी 243 सीटों के जो रुझान है वो कर दिए सामने, और अब देखिए क्या है फाइनली। 85 पर बीजेपी, 75 पर जेडीयू आगे है, मतलब बीजेपी आगे लीड कर रही है फिलहाल। तो देखिए ये जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से भी ये सामने आ चुका है, जहां पर 41 सीटों पर अन्य आगे है, और कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसकी अगर आप बात करें तो यहां पर देखना होगा रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, और आलोक जी रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती हुई नजर आ रही है। 243 सीटों के रुझान हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सर ये दिक्कत है ना, बतौर विपक्ष अगर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी कि ये प्रॉब्लम है तो उस पर फिर काम कैसे किया जाएगा? असली चुनौती यही है कि वो काम करें। जैसे कहा गया ना कि पन्ना प्रमुख जो काम गुजरात में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पहले से, उन्होंने क्या काम करते हैं कि साहब इस बार भी उन्होंने जितने चुनाव जीते हैं उसके पीछे रहता है कि भाई राकेश जी आपको पूरे साल काम करना है। आप देखिए जो मीडिया में भी हम लोग 24 आवर्स नहीं काम करते हैं, यदि नहीं करेंगे तो आप कहेंगे अरे आपको कुछ पता ही नहीं है। एक तरह से उसी तरह से 365 दिन आपको काम करना होगा। ये काम जो अभी आपने सवाल अच्छा उठाया, और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जीत है इसमें ठीक है, और दोनों को बराबर भी सीटें दी गई, 100, 102, 101, 101। तो ये नहीं किया कि नहीं मुझे ज्यादा रहूंगा।
आप दूसरों को स्पेस देंगे, जैसे आप आपकी बात कहें, आप दूसरे कोई विपक्ष ने बात काफी कहें, मजाक भी बनाया था इस चीज का। बड़े भाई अभी भी बनाते हैं, इनफैक्ट अभी भी बड़े भाई छोटे भाई की, यहाँ लेकिन तक यही तो बोल दिया दिक्कत गया था कि है। नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, उसका असर भी नजर नहीं आया। देखिए, चंद्रबाबू नायडू को कितना महत्व दिया कि विपक्ष ने लाख कोशिश की, तेजस्वी यादव ने लाख तस्वीरें डाली नीतीश कुमार को लेकर, कई सारे सवाल उठाए, लेकिन उन सवालों का जवाब भी जनता ने दे दिया है कि नहीं, नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो सड़क बनी, हाँ। मैंने आपको जो कहा ना, हम भी जब पहले जाते थे 5 घंटा लगता था, वहाँ यदि 1.5 घंटे में पहुंचे तो हम भी बाहर से भी जाएंगे तो कहेंगे अब गई सड़क तो बन गई है। तो जनता, जिसको गाँव को जनता है, यदि शौचालय बन गया, हो सकता है उसमें 20% कमी हो, हम और आप दावा को गलत मान सकते हैं कि दावा ज़्यादा है। इन चीज़ों का फायदा नीतीश को मिला, और तेजस्वी और ये लोग खाली, अरे चरवाहा स्कूल तक आज तक नहीं चला ना। चरवाहा तो लालू यादव जब आए थे तब उन्होंने शुरू कहा था कि चरवाहा चलाएंगे, तो अपने जाति के लोगों के लिए भी काम, इसलिए क्यों लोग हार रहे हैं। और ये जो मैं आपसे से कहूंगा खुशबू जी, जाति प्लस काम, ये फार्मूला चलता है। अब वो जमाना चला गया जब आपने कहा कि पूरा एक पंचायत ने कह दिया वोट डालेंगे। भाई दूसरा, जो हम कह भी रहे थे ऐसा, दोनों लोग यादव खड़े होते हैं, दोनों कुर्मी खड़े होते हैं, दोनों ब्राह्मण खड़े होते हैं, जीतता कौन है? सर राकेश जी, सर एक सवाल ये भी है कि हर बार ये हुआ है कि जब जब वोटिंग परसेंट मतलब सत्ता बदली है, लेकिन इस बार ये भी बिल्कुल अलग होने जा रहा है इस बार। सर देखिए, इतिहास रचने जा रहा है। 10% ज्यादा लगभग। और 10%, और जिस तरह से आपने देखा कि लगातार हम लोग इस बात को जिक्र कर रहे थे कि महिलाएं आखिरकार इतनी जो लंबी लंबी कतारें हैं, यूथ जो हैं आखिरकार किस तरह से गए, तो ये दोनों जो है, जो हमारे पास जो हम लोग ग्राउंड जीरो से कर रहे थे, ओबीसी, ईबीसी, महिलाएं, यूथ, एक तरफा जो है वोटिंग किया है, जिस तरह से ये रुझान, अब रुझान देखिए 12 बजने जा रहा है, तो अब जो है ये सीटों में तब्दील होगी, तो अब ज्यादा कोई बदलाव नहीं होने वाला है। हो सकता है 10-20 सीट हो, लेकिन ये साफ तौर पर जो अभी शुरुआत रुझान है वो अब सीटों के परिणाम में तब्दील होने की बात। राकेश जी, आप नहीं सहमत होंगे कि जो लखपति दीदी का फार्मूला है, खुशबू जी, कभी आप जाइएगा यहाँ जो मेला लगता है, चाहे नोएडा में या दिल्ली में इंडिया गेट के पास भी, उसमें जो लखपति दीदी आई, मैं गया हूँ, लोगों को देखा है, वो आप सोचिए, वो मधुबनी की जो पेंटिंग, मधुबनी का जो चादर है, मधुबनी का कपड़ा है, आप इस तरह के गाँव में साहिल सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर मैं आती हूँ आपके पास। साहिल सिद्दीकी जी, ये जो पूरा सर आप देख पा रहे हैं, ये जो रुझान, अब क्योंकि 12 बज गया, जैसा कि हमारे साथ जितने वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनका भी ये कहना है कि हो सकता है कि रुझानों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो जाए, बहुत ज्यादा पलट नहीं जाएगा। सर ये रुझान क्या बताते हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, बिहार किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? सर देखिए, बड़ा साफ हो गया है कि बिहार जो है, बिहार की जनता ने अपना मत जाहिर कर दिया है, और ये मैं इसको जीत नहीं मानता एनडीए की, इसको मैं हार मानता हूं महागठबंधन की, क्योंकि एनडीए की जीत से बड़ी ये महागठबंधन की हार है, क्योंकि महागठबंधन एक बार फिर पूरी तरह से फेल हुआ है, कांग्रेस भी पूरी तरह से फेल हुई है, और वो ज़मीन को समझने में नाकाम रहे हैं। यकीनन जो महिलाओं का वोट है उसने बड़ा प्रभावित किया है, और महिलाओं ने जात पात धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है, तो ये जो तुरुप की चाल चली नीतीश जी ने, ये चाल पूरी तरह से कामयाब रही है। लेकिन सर प्रियंका जी जो कांग्रेस प्रवक्ता महिलाओं के वोट से बात नहीं बनी है। जो साहिल सर, जो प्रियंका जी हमारे साथ जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनका सीधा सीधा कहना है कि वोट चोरी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो उनके नेता ने उठाया भी वही मुद्दा है, और इसीलिए यहाँ पर भी ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सर नहीं, वो वोट देखिए, वोट चोरी की जो बात है, थोड़ा बहुत रिजल्ट प्रभाव आने के हुआ, बाद हम लेकिन तथ्यों के बड़े आधार पर पैमाने उसे पर प्रूफ नहीं, भी इसका कर मैं मानता हूँ देंगे। जमीन थोड़ा के इंतजार कर ऊपर। लीजिए। और प्रवक्ता का काम तो डिफेंड करना है, हर हाल में हार भी जाए तो भी डिफेंड करना है, तो प्रवक्ता के साथ मेरी सहानुभूति है। प्रवक्ता की मजबूरी होती है, जो बात कहनी है उनको कहनी है, लेकिन मैं तो प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी का, इसलिए मैं जो सही समझता हूँ वो कहूँगा, इसलिए मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें, मुझे बोलने दे, उसके बाद आप जरूर अपना जो है काम, अपना कार्य पूरा करें, क्योंकि प्रवक्ता को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो महागठबंधन है और ये जो पार्टियां हैं, इन्होंने जमीन को नहीं समझा है। देखिए, बड़ा बदलाव आया है यूपी बिहार में। यूपी में अखिलेश यादव समझने में कामयाब हुए थे कि अब मंडल कार्ड नहीं चलेगा, अब एमवाई कार्ड नहीं चलेगा, अब आप उसको उससे ऊपर उठ के आपको नई सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। तो मेरा मानना यह है कि ये सोशल इंजीनियरिंग को दोबारा से री इन्वेंट करने में नाकाम रहे हैं, और पुराने
मंडल कार्ड पर ठीक है सर, चलते आपके रहे। पास लौट रही हूँ, जरा ये तस्वीरें देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आतिशबाजी हो रही है, लोग नाचते झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं और जश्न का माहौल ये देखिए। अब जेडीयू दफ्तर के बाहर, बीजेपी दफ्तर के बाहर, और देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद थी एनडीए को कि जीत होगी और बम्पर जीत होगी। यही वजह कल से तैयारी सर शुरू हो गई थी, मिठाइयां बन रही थी। सर मैं आपके पास आऊंगी। अब देखिए जीत तो बहुत बड़ी हुई है एनडीए की अब, लेकिन क्या फैक्टर इसे आप मान रहे हैं? महिलाओं का, युवाओं का, क्या समझ आ रहा है ये? साहिब सर मेरा मुझसे सवाल है? हाँ जी हाँ जी जी नहीं, मैंने तो कहा कि महिलाओं का फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर है। महिलाओं ने जात पात धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है, क्योंकि ये ज़रूर है, आरोप मैं किसी हद तक ठीक मानता हूं कि एक तरह से रिश्वत दी गई है महिलाओं को, ब्राइब दिया गया है महिलाओं को, लेकिन इसके लिए तैयार रहना चाहिए था महागठबंधन को कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया गया और जगह भी ऐसा किया गया है। तो इसके लिए ये तो एक राजनीतिक आपकी हार है कि आप तैयार न रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो विरोधी है वो क्या क्या चाल चलेगा, उस चाल की तोड़ के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अपना यादव मुस्लिम वोट के ऊपर। खाली आते हैं आपके पास नित्यानंद राय, क्या कुछ कह रहे जरा सुना दे अपने दर्शकों को, फिर आते हैं। बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर, और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया है। क्या आप उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से अभी रुझान और परिणाम आ रहे हैं, एक तरफा दिख रहे हैं, आपके साथ जितने भी अलायंस है सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, यह पांडव दल निश्चित रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहयोग बिहार को मिला, 14 लाख करोड़। और सिद्दीकी सर, लगातार जो है एक सवाल मेरा ये भी कि जो इस पूरे चुनाव में सर मुद्दे उठे, उन जिनकी बात हुई, देखिए लगातार ये कहा गया कि जंगल राज की याद दिलाई जा रही है, लेकिन वो मतलब उसे भूलने भुलाने की कोशिश की गई। लेकिन जो ये मैंडेट नजर आ रहा है कुल मिलाकर, वो तो ये बता रहा है कि लोग उस दौर को भूल नहीं पाए। जेनजी को भी, जैसे कि आलोक जी भी हमारे साथ, सीनियर पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने भी कहा जेनजी को आखिरकार उनके माँ बाप ने, दादा दादी ने कहानियां तो सुनाई है ना, गूगल से कुछ उड़ तो नहीं गया है। तो कुल मिलाकर वो तस्वीर लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं, और नीतीश पर जो भरोसा है वो आज भी लोगों का बना हुआ है। नहीं, जंगल राज की बात तो बहुत पुरानी हो गई है, वो कब तक उसको पकाया जाएगा। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो मैंने शुरू में कहा था कि आरजेडी अपनी इमेज बदलने में नाकाम रही है। हाँ। उसकी जो इमेज बनी हुई है कि वो उसमें गुंडे हैं, उसमें महाबली हैं, ये ऐसे लोग हैं, तो उसको इमेज को बदलना पड़ता है। जैसा मैंने यूपी में देखा कि अखिलेश यादव जी बदलने में कामयाब हुए, और आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा जो है कामयाबी मिली थी। तो ये दोनों पार्टी, पहली बात की एक यंगेस्ट एमएलए के रूप में खुद को देखना, मैंने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में इतना संगीत से हट करके राजनीति में मैं कुछ कर पाऊंगी। और बिल्कुल, मैथिली ठाकुर को आप सुन रहे थे, और देखिए काफी विवाद हुआ था पाग और मखाना को। और बिहार के कुमार जी ने दिखा दिया कि उनको राइट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है। वो आज भी पूरी तरह से जिंदा हैं, टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन अब सर जरा ये बताइए, क्या ये नीतीश कुमार का मैजिक था या फिर मोदी मैजिक? नहीं, देखिए, किसी एक का मैजिक ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो जाए, वो सेपरेट तो होता नहीं है। ओवरऑल उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। मैं तो इसको जो है अमित शाह जी का मैजिक बताता हूं कि अमित शाह जी जहां पे भी इलेक्शन को संभालते हैं तो उनकी प्लानिंग, उनकी ग्राउंड लेवल जो पूरी तैयारी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत माइन्यूट होती है, जिसको कहते हैं डेविल लाइज इन डिटेल। तो डिटेल में जाते हैं और डिटेल में जाके प्लानिंग करते हैं बहुत नीचे के लेवल पे। हम ये बात भी कर रहे थे कि चुनाव लड़ना बीजेपी से समझना पड़ेगा कि बिहार में खुद आते हैं अमित शाह, यहाँ पर रहते हैं, पूरी जो ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता होता है वहां से लेकर जो मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार से मिलने तक का एक एक चीज डिसाइड होती है, उसके बाद शायद इस तरह का परिणाम आता है। आपको वो ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है, एक एक चीज समझनी होती है, सीटों का समीकरण, यही समझा गया है शायद इस चुनाव में। जी जी बिल्कुल बात साफ है, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में आपने देखा कि अमित शाह जी ने किस तरह से चुनाव को संभाला है। मैं सहमत नहीं हूं उनके कार्यशैली से, लेकिन मैं उसको भी नकार नहीं सकता कि वो कामयाबी दिलाते हैं। मेरी एक बार उनसे बात हो रही थी अमित शाह जी से, तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ इस पे नहीं जीता जाता, नैरेटिव बना के जीता जाता है, एटीट्यूड पे जीता जाता है, सिर्फ काम पे नहीं जीता जाता। तो सिर्फ नीतीश कुमार का काम नहीं है, नीतीश कुमार का कोई इतना बढ़िया काम नहीं है, बिहार की हालत कोई बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। अगर आप दूसरे राज्यों से मुकाबला करें तो पिछले 20 साल में दूसरे राज्य बहुत आगे बढ़ गए हैं, जबकि बिहार बहुत पिछड़ा रह गया है। तो बिहार की बड़ा बदनसीबी है बिहार की कि बिहार में जो परिवर्तन आना चाहिए था नहीं आया, और अभी भी मुझे आता नहीं दिख रहा। ये गठबंधन कितनी भी सीटें ले ये एनडीए कितनी भी सीटें ले आए, लेकिन उससे बिहार में परिवर्तन नहीं आएगा, रोजगार नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा, ये मुझे नजर आ रहा है। तो उस बदलाव के लिए अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार जी जीत जरूर जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को अंदाजा करना होगा, उनकी उम्र हो गई है और अब वो नए सिरे से बिहार को उस तरह से आगे नहीं ले जा सकते जिसकी बिहार को जरूरत है। और जो युवा लीडरशिप है तेजस्वी की, वो एक तरह से फेल हुई है। वो सिर्फ अपने बाप की कमाई पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बाप की कमाई से आगे नहीं बढ़ सकते आप। इसमें इन्हें अखिलेश यादव से सबक सीखना होगा कि वो बाप की कमाई से नहीं, उन्होंने खुद अपनी कमाई